बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिसेस अमरीन नदीम, SS फिजिक्स, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। Physics chapter number 3. Today we are going to continue our topic 3.2 and our today's topic is force and momentum. First of all, we are going to discuss the objective of this topic. In this topic, you learn about the relation between force and momentum and how they are related to each other by the help of derivation. And at the end of this lesson, you are able to understand the concept of force and momentum and able to solve the numericals by using formula P is equal to mv. Now, we are going to discuss some previous knowledge. When we start the chapter, you learn the definition of force. A force moves or tends to move, stops or tends to stop the motion of a body. या तो फोर्स कोई काम करेगी या उस काम को करवाने की कोशिश करेगी, या तो फोर्स काम को रोक देगी या उसको रोकने की कोशिश करेगी. The force can also change the direction of a motion of a body. और आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. Then you also learn the definition of momentum. Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. और मोमेंटम तब एग्जिस्ट करता है जब बॉडी में मोशन होगा. अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो उसमें मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो जैसे ही आपने किसी रेस्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई की, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और वेलोसिटी चेंज होने के साथ ही उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, मोमेंटम प्रोड्यूस हो गया. इसलिए मास एंड वेलोसिटी का रिलेशन कहलाता है मोमेंटम. यू ऑल्सो लर्न दी formula of momentum, that momentum is equal to mass multiplied by velocity. और मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल P के साथ, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हो V के साथ और मास को रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल m के साथ. यू ऑल्सो लर्न दी डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. और आपको न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, दैट F is equal to ma. You also learn the definition of acceleration in chapter number 2. और आपने इसका फॉर्मूला भी याद किया था, that acceleration is equal to vf minus vi divided by t. That final velocity minus inertial velocity divided by t is equal to acceleration. अब आपको जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पे नजर आ रहे हैं मोमेंटम का, P is equal to mv एंड न्यूटन सेकेंड लॉ F is equal to ma और एक्सेलरेशन का A is equal to vf minus vi divided by t. इन सब फॉर्मूलाज को आप यूज करोगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज फोर्स एंड मोमेंटम. और इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके आप रिलेशन बताओगे, दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम. Now we are going to start our today's topic, that is force and momentum. सबसे पहले मैंने एक मास कंसीडर किया और उस मास को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्मॉल m के साथ. और वो मास किस स्टेट में है, रेस्ट में, और उसके ऊपर लगने वाली वेलोसिटी दैट इज vi. I रिप्रेजेंट फॉर इनर्शियल वेलोसिटी. इनर्शियल मीन बिल्कुल जीरो वेलोसिटी. लेकिन जैसे ही मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें चेंज इन मोमेंटम आएगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी और उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा एक्सेलरेशन. नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं मैंने वही मास कंसीडर किया जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही थी स्मॉल m के साथ, लेकिन अब इसमें क्या प्रोड्यूस हो चुका है, एक्सेलरेशन.
और इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई है, चेंज। पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी जो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल, वो चेंज हो गई है vf फाइनल वेलोसिटी। जब मैस रेस्ट में था उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी और उसमें जितना भी मोमेंटम था डेट इज इट्स इनिशियल मोमेंटम, मींस मोमेंटम क्या था, 0। लेकिन फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई और मोमेंटम भी क्या हो गया, चेंज। अब मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m moving with initial velocity vi. Let a force F act on the body, producing an acceleration a in it. This changes the velocity of the body. Let its final velocity after time t becomes vf. If pi initial momentum and pf are the final momentum of the body related to initial and final velocities respectively, then now we are going to solve the derivation of this topic. That is pi is equal to mvi. Pi for its initial momentum equals to m for mass and vi initial velocity. इनिशियल मोमेंटम तब होगा जब बॉडी रेस्ट में होगी और इनिशियल वेलोसिटी भी तब होगी जब बॉडी रेस्ट में होगी। इट मीन्स मोमेंटम भी 0 और वेलोसिटी भी 0। और इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की मोमेंटम भी चेंज हो गया, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। जो मोमेंटम पहले pi था अब वो हो गया pf। pf फॉर फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय vf। vf फॉर इट्स फाइनल वेलोसिटी और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई होती है उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज। और अगर मुझे फाइंड करना है कि कितना मोमेंटम चेंज आया तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। या आप कह सकते हो कि अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देना है, माइनस। सो pf माइनस pi इज इक्वल टू m vf माइनस m vi। अब इसके बाद मुझे पता करना है कि कितने टाइम में मोमेंटम में चेंज आया। तो जितने टाइम में मोमेंटम में चेंज आया उसको कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और ये कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल आपने इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है t के साथ। तो जैसे ही मैं इसको t के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो pf माइनस pi इज इक्वल टू m vf माइनस m vi डिवाइडेड बाय t। दोनों साइड पे मैंने किससे डिवाइड कर दिया, t के साथ। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे फाइंड करना था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कि कितने टाइम में मोमेंटम में चेंज आया। अब इस इक्वेशन में आपको पता चल रहा है कि m क्या है, दोनों में कॉमन। तो जो चीज कॉमन होती है उसको मैंने एक दफा लिख लिया, बाकी मैंने ब्रैकेट में लगा लिया दैट pf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी, फोर्स, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ और एक्सेलरेशन, और उनके फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बताए थे। और मैंने आपको बताया था कि यही फॉर्मूलाज अब आपने यूज करके रिलेशन बताना है बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो हमें पता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ आप देख सकते हो पूरे का पूरा दैट vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। ये आपको नजर आ रहा होगा जहाँ मैं एरो मूव कर रही हूँ, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। तो ये सारे का सारा ब्रैकेट वाला फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है।
तो क्या मैं इस पूरे की जगह ए वैल्यू पुट कर सकती हूँ? यस, बिल्कुल कर सकती हूँ। नेक्स्ट आप देखें, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम ए। वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी की पूरी की जगह मैंने क्या पुट कर लिया? ए पुट कर दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। इसी तरह मैंने आपको याद करवाया था न्यूटन सेकेंड लॉ, जो मैंने आपको कहा था कि आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए इसका फॉर्मूला, दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। तो क्या मैं ये पूरा जो मेरे पास एम ए है, जहाँ पे मैं एरो मूव कर रही हूँ, क्या मैं इस पूरे एम ए की जगह एफ पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल एफ पुट कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ। और ये मेरा आ गया रिलेशन, फाइनल रिलेशन। दिस फाइनल इक्वेशन शोज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब पी एफ माइनस पी आई मेरे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम में जितना भी चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, वो किसके इक्वल है? उसके ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स के इक्वल। और यही चीज आपने प्रूव करनी थी कि मोमेंटम का और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब भी फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करेगी, इट प्रोड्यूसेस एन अल्सरेशन इन द बॉडी। तो वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर देगी? अल्सरेशन, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और वही फोर्स किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी के, जो आपने भी पीछे देखा, दैट पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ रहा था? फोर्स के इक्वल आ रहा था। जितनी उस पर फोर्स लगाएंगे उतना ही उस पर मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड, एनएस। और आप इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं, विच इज द सेम एज केजी मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3.6। In this example, a body of mass 5 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. Find the force required to stop it in 2 seconds. आपके पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 5 kg, और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये उसकी इनर्शियल वेलोसिटी। टाइम रिक्वायर्ड है आपके पास 2 सेकेंड। आपने फोर्स फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स लगा के आप उस मूविंग बॉडी को स्टॉप करवा सकते हैं। सोल्यूशन इज m इज इक्वल टू 5 kg, जो कि आपके पास गिवन डाटा है। vi इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी आपके पास गिवन डाटा है। vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने फाइनल वेलोसिटी 0 ली, क्योंकि अभी तक मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं थी पता, तो जो मुझे वैल्यू पता नहीं थी उसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये भी मेरे पास गिवन डाटा। देन यू विल फाइंड फोर्स, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन P इज इक्वल टू mv, ये आपके पास फॉर्मूला है मोमेंटम का। जब आपने मोमेंटम का टॉपिक याद किया था तो आपने उसकी डेफिनेशन के साथ उसका फॉर्मूला याद किया था, और वो फॉर्मूला था P इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब अगर मुझे इनर्शियल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं vi पुट कर दूंगी, और अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं vf पुट कर दूंगी। नेक्स्ट pi इज इक्वल टू 5 kg, जो कि मेरे पास गिवन मास था, मल्टीप्लाई बाय v,
आई दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 ms। आप ns भी पुट कर सकते हैं और इसकी जगह kg मीटर पर सेकेंड भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, pf इज इक्वल टू 5 kg गिवन मैस मल्टीप्लाई बाय 0 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी, then 5 multiplied by 0 is equal to 0 ms or kg meter per second. Since f is equal to pf minus pi divided by t, अभी जो आपने टॉपिक सॉल्व किया फोर्स एंड मोमेंटम, उसी का ये फाइनल रिलेशन है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, कि आप जितनी फोर्स लगाओगे उतना आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज होता जाएगा। अब इसी फॉर्मूला में मैंने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। पीएफ मेरे पास कितना आ रहा था 0, तो मैंने पीएफ की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस पीआई मेरे पास कितना आ रहा था 50, तो मैंने उसकी जगह 50 पुट कर दिया। उसके बाद टाइम मेरे पास गिवन था 2 सेकेंड, तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ पुट हो गई फॉर्मूला में। अब आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी -25 न्यूटन, और न्यूटन आपके पास क्या है, न्यूटन आपके पास है फोर्स का यूनिट। अब अक्सर बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं डेट वाई टीचर नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि आपकी बॉडी मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, आपने उसको स्टॉप करवाना था, तो आपने उसके सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाई, फोर्स, जिसको आप रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं, ताकि वो बॉडी को रेजिस्ट करे, उसको आगे ना जाने दे और उसको वहीं पे क्या करवा दे, स्टॉप। तो जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से साथ में कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। Thus 25 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, तो आपको 25 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर है बॉडी को स्टॉप कराने के लिए। एंड नेगेटिव साइन शोज द फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सेल्फ असेसमेंट MCQs, ये MCQs आपने खुद सॉल्व करने हैं और बहुत इजी MCQs हैं। आई होप आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। द फर्स्ट वन MCQ इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज ए ऑप्शन kg मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन न्यूटन एंड डी ऑप्शन इज न्यूटन मीटर। तो आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है आप उस पर टिक कर दें। सेकेंड वन MCQ इज व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब आप मास एंड वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका क्या रिलेशन आता है, वो किसके इक्वल होता है। ए ऑप्शन इज फोर्स, बी ऑप्शन इज inertia, C1 is momentum and D1 is Newton. The speed of a car weighing 1500 kg increases from 36 km per hour to 72 km per hour uniformly. What will be the change in momentum of the car? अभी आपने जो टॉपिक सॉल्व किया उसमें आपने चेंज इन मोमेंटम का एक फॉर्मूला याद किया, वही फॉर्मूला आपने यहाँ पुट करना है और आपका आंसर आ जाना है। A1 ऑप्शन इज 15,000 kg किलोमीटर पर आवर, B1 ऑप्शन इज 15,000 kg मीटर पर सेकेंड, C ऑप्शन 54,000 kg मीटर पर सेकेंड एंड D ऑप्शन इज 54,000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। Fourth one MCQ is
The unit of measuring the momentum of a moving body is A option meter per second, B option kg meter per second, C option kg meter per second square and D option न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फॉर्मूला आपने यहाँ पुट करना है और आपका आंसर आ जाना है। A1 ऑप्शन इज 15,000 kg किलोमीटर पर आवर, B1 ऑप्शन इज 15,000 kg मीटर पर सेकेंड, C option 54,000 kg meter per second and D option is 54,000 gram meter per second. Fourth one MCQ is the unit of measuring the momentum of a moving body is A option meter per second, B option kg meter per second, C option kg meter per second square एंड डी ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपको इसमें से जो ऑप्शन ठीक लगता है आप उस पर टिक लगा दें। एंड द लास्ट वन एमसीक्यू इज विच ऑफ दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड द लास्ट वन एमसीक्यू इज विच ऑफ दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। A option momentum, B force, C impulse, D inertia. I hope you can solve all these MCQs easily. Now next your home assignment. You have to learn the full topic of force and momentum. Then you solve numerical number 4 and 5. अब मैं आपको टॉपिक सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ कि आपने फोर्स एंड मोमेंटम का टॉपिक सॉल्व कैसे करना है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशन की, उसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की, और जो नीचे एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ है वो इसमें लिखना है। फिर आपने हेडिंग देनी है डेरिवेशन की, और सारी डेरिवेशन आपने सॉल्व करनी है। और लास्ट में आपने हेडिंग देनी है एसआई यूनिट की, और जो इसका एसआई यूनिट है वो आपने लिख देना है। इस तरह आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। I hope you can understand the lecture. So our today's topic is completed. Allah Hafiz.